एक सेल से सारे फंक्शन परफॉर्म हो जाएंगे? बिल्कुल। तो यूनिट ऑफ लाइफ कौन है साहब? कि सेल से बनती है वो आगे चल के टिश्यू बनाता है साहब। इन्होंने कहा कि साहब क्या बोल देते हैं, सेल वॉल। तो शेल्डन और श्वान ने सेल थ्योरी को दिया, उन्होंने 1838 में काम किया, उन्होंने 1839 में काम किया साहब। ये बॉटनी सेल थ्योरी को दिया शेल्डन और श्वान ने, उसे मॉडिफाई किया रॉल्फ वर्च्यू ने। शेल्डन ने 1838 में काम किया, श्वान ने 1839 में काम किया। हेलो एवरीवन, बच्चों मैं जगराज सिंह, आपका बॉटनी फैकल्टी, आज आपके लिए एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूं, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी समझाऊं उससे पहले सेल का समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, सेल क्या होता है? हमने रट रखा होता द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को एक्चुअली में समझो, सेल क्या है। एनसीईआरटी कहती है कि देखो, जहां से लाइफ स्टार्ट होगी, जहां से लाइफ की शुरुआत होती, वो क्या है? सेल। कहने का सेंस ये है कि आप अगर छोटी से छोटे जीवन की कल्पना करते हो तो वो क्या है? सेल। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, इसके कहने का सेंस क्या है साहब? एक सेल का जीवन होता है, हाँ, एक सेल का जीवन होता है। एक सेल से लाइफ पॉसिबल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक सेल होती है उन्हें बोला जाता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। दे आर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। कोई पूछे कौन से होते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप देख सकते हो, अमीबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है साहब। पैरामीशियम एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। यूग्लिना एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है साहब। ये सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या एक सेल से उसकी जीवन के सारे एसेंशियल फंक्शन हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं। क्या वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहेगा एक सेल रखने के बाद? नहीं साहब, वो एक सेल से सारे फंक्शन कर लेगा। तो एनसीईआरटी लिखती है कि वन सेल परफॉर्म ऑल एसेंशियल, वन सेल परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस। जितने एसेंशियल फंक्शन है वो एक सेल से हो जाते हैं साहब। क्या एक सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है? हाँ जी, एक सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो मैं लिख सकता हूं कि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है साहब। फिर एनसीईआरटी कहती है कि देखो, एक सेल दोगे तो लाइफ पॉसिबल है, एक सेल से कम में जीवन पॉसिबल नहीं होगा। एनसीईआरटी लिखती एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो क्या कह रही है एनसीईआरटी? मैं लिख दे रहा हूं साहब कि एनीथिंग एनीथिंग लेस देन इट anything less than a complete structure of cell does not ensure independent existence। कि एक सेल से अगर कम होगा तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, कोई जरूरी नहीं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि वायरस। वायरस के पास कंप्लीट सेल नहीं होती, वो एक तरह का न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन का सेंस ये है कि उसके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन का कोट होता है। यानी कि उसके पास या तो डीएनए या आरएनए, उनमें से कोई एक, और उसके साथ प्रोटीन का कोट होता है। इसी वजह से वायरस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। वायरस लिविंग हो सकता है किसी और लिविंग के साथ जुड़ के, नहीं तो अकेला कभी भी लिविंग नहीं हो सकता है। तो ये बात एनसीईआरटी लिख रही है। तो इसीलिए कह रही है एनसीईआरटी कि एक सेल में जीवन पॉसिबल है। किसी को लाइफ देनी तो एक सेल दे दो, एक सेल से कम में काम चलने वाला नहीं है साहब। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या एक सेल से सारे फंक्शन परफॉर्म हो जाएंगे? बिल्कुल। इसीलिए एनसीईआरटी लिख देती फंक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या एक सेल स्ट्रक्चर के फॉर्म में कंप्लीट पॉसिबल है? बिल्कुल। दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। That's the functional unit of life, structural unit of life, and fundamental unit of life. Fundamental unit of life. आप चाहो तो बोल दो साहब बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक्चुअली में सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। तो यूनिट ऑफ लाइफ कौन है साहब? सेल। ये तो बात हो गई साहब सेल की डेफिनेशन की साहब।
लिविंग जो होते हैं वो नॉन लिविंग से अलग होते हैं, क्योंकि लिविंग के पास ऐसी प्रॉपर्टी जो नॉन लिविंग के पास नहीं। लिविंग को एनसीईआरटी एनिमेट लिखती और नॉन लिविंग को इनएनिमेट या एबायोटिक बोल सकते हो। लिविंग के पास सेल होती, सेल होगी तो मेटाबॉलिज्म होगा, सेल होगी तो ग्रोथ कर पाएगा, सेल होगी तो उसके अंदर कॉन्सियसनेस होगी, सेल होगी तो इंटरेक्ट करके उसका आगे चल के टिश्यू बना देगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी लिविंग के पास होंगी, एनिमेट मैटर के पास, किसके पास नहीं होंगी? इनएनिमेट के पास, इनमेट मैटर के पास। पहली बार किसी लिविंग सेल को देखा और डिस्क्राइब किया वो थी एंटन वॉन लिवेनहॉक। एंटन वॉन लिवेनहॉक ने पहली बार फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब इन लिविंग सेल, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड ए लिविंग सेल। इसके बाद काफी देर बाद रॉबर्ट ब्राउन साहब आ गए। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस कब? इन 1831। 1831 में बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, पहली बार सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने पहली सेल जो डिस्कवर की थी वो कॉर्क की सेल थी, एक तरह की डेड यानी नॉन लिविंग सेल थी साहब। ठीक है, अगर मैं सेल थ्योरी की बात करूं तो सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया था साहब। एक साइंटिस्ट थे साहब मैथियस शेल्डेन, एक साइंटिस्ट थे मैथियस शेल्डेन, इन्होंने 1838 में काम किया था। और दूसरे साइंटिस्ट थे साहब थियोडोर श्वान। मैथ्यू शेल्डेन और थियोडोर श्वान साहब, दो साइंटिस्ट थे साहब। दोनों ही साइंटिस्ट जर्मन के थे। ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे, ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे, जबकि श्वान जर्मन के जोलॉजिस्ट थे। काम इन्होंने इंडिपेंडेंट किया था, बट सेल थ्योरी साथ में दी थी, सेल थ्योरी टुगेदर दी थी, काम इंडिपेंडेंट किया था। 1838 में शेल्डेन ने काम किया, 1839 में श्वान ने किया। ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे और ये जर्मन के जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने काम मुन्ना प्लांट्स के ऊपर किया था। बॉटनिस्ट थे तो प्लांट्स के ऊपर काम किया होगा, और इन्होंने काम किस पे किया था? अच्छा, पहले एनिमल्स पे किया था और बाद में इन्होंने किसके ऊपर काम किया था? प्लांट्स के ऊपर। पहले एनिमल्स के ऊपर किया, बाद में उन्होंने काम किया था प्लांट्स के ऊपर। जब शेल्डेन बॉटनिस्ट जब इन्होंने प्लांट के ऊपर काम किया, इन्होंने देखा कि साहब प्लांट के पास ना सेल एक जैसी नहीं है, कई तरीके की सेल्स है। यानी कि सेल जो प्लांट है वो डिफरेंट तरह की सेल से मिलकर बने हुए हैं, और यही सेल आगे चल के टिश्यू बनाते हैं साहब। तो देखो इन्होंने क्या बोला साहब, इन्होंने कहा कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ different kinds of cell, composed of different kinds of cells which forms टिश्यू, जो आगे चल के क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है साहब। ये बात शेल्डेन साहब ने की। अब श्वान साहब ने इन्हीं की बात को मानते हुए साहब एक दो चीजें और की। इन्होंने देखा कि एनिमल के बाहर ना एक थिन आउटर लेयर होती है, जिसे आजकल हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल के बाहर थिन आउटर लेयर होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट के पास इस तरह की थिन आउटर लेयर इनको नजर नहीं आई। उनके पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? सेल वॉल। तो इन्होंने प्लांट्स में भी देखा, जो चीज उन्होंने एनिमल में देखी उसे वेरीफाई किया प्लांट्स के अंदर, तो उनको बाहर ऐसी आउटर लेयर नजर नहीं आई, उनको एक यूनिक कैरेक्टर नजर आया। ऐसा क्या नजर आया? यूनिक कैरेक्टर, जिसे हम आजकल क्या बोल देते हैं? सेल वॉल। क्या बोल देते हैं? सेल वॉल। तो शेल्डेन और श्वान ने सेल थ्योरी को दिया। उन्होंने 1838 में काम किया, उन्होंने 1839 में काम किया साहब। ये बॉटनिस्ट थे, ये जोलॉजिस्ट थे साहब। इन्होंने प्लांट्स पे काम किया, इन्होंने पहले एनिमल्स पे और फिर प्लांट्स के ऊपर काम किया साहब। इन्होंने प्लांट्स पे काम करके बोला कि जो प्लांट्स होते हैं डिफरेंट तरह की सेल से बनती है, वो आगे चल के टिश्यू बनाता है साहब। इन्होंने कहा कि साहब एनिमल सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है, जिसे आजकल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और प्लांट्स के बाहर एक यूनिक कैरेक्टर होता है, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं साहब। बाद में श्वान प्रपोज हाइपोथेसिस, शॉन ने क्या की? हाइपोथेसिस प्रपोज की साहब। हाइपोथेसिस प्रपोज करके श्वान साहब ने बोला कि देखो जो शेल्डेन है वो बात सही बोल ले,
लेकिन ये बात सिर्फ प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं, इट्स आल्सो एप्लीकेबल टू एनिमल। यानी प्लांट डिफरेंट तरह की सेल से बने होते हैं, तो भैया एनिमल भी डिफरेंट तरह की सेल से बने होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, देखो तो ध्यान से सुनना, वो बोल रहे हैं बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट और एनिमल की बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ cells and products of cells and product of cells। प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का मतलब टिश्यू की बात कर रहा है कि सेल, वही सेल आगे चल के अपने प्रोडक्ट जैसे कि टिश्यू को बनाएंगे साहब। ठीक बात। बाद में दोनों ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया साहब, शेल्डेन और श्वान दोनों ने सेल थ्योरी को, शेल्डेन एंड श्वान फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, दोनों ने सेल को फॉर्मुलेट किया, फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, but did not explain how new cells were formed। दोनों ने सेल थ्योरी को, शेल्डेन और श्वान ने दोनों ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, बनाया, लेकिन वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे आखिर नई सेल कहां से आती। ये बातें सारी करते रहे कि प्लांट सेल से बनता है, एनिमल सेल से बनते हैं साहब, सही बात है, डिफरेंट तरह की सेल से बनते हैं, वो आगे चल के टिश्यू बनाता है, लेकिन नई सेल कैसे बनती ये नहीं बता पाए थे। फिर एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था, क्या नाम था, रुडोल्फ वर्च्यू। उन्होंने 1855 में काम किया साहब। हम इन्होंने कहा कि मेरे को पता है नई सेल कैसे बनती, ये बोले कि सेल डिवाइड हो जाती है और नई सेल बन जाती है। इन्होंने क्या बोला कि सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स न्यू सेल। उन्होंने अपनी भाषा में बोला ओमनिस सेल्ला ए सेल्ला। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि सेल डिवाइड करती और नई सेल बन जाती, तो सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसको बोलोगे ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। ये किसने बोला, रुडोल्फ वर्च्यू ने। कब, 1855 में। बाद में उन्होंने सेल थ्योरी को क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। किन्होंने सा, रुडोल्फ वर्च्यू ने। ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी एंड गिव्स फाइनल शेप। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और उसे एक फाइनल शेप दे दिया। फाइनल शेप क्या दिया साहब, एक बात तो वही पुरानी वाली शेल्डेन और श्वान की। शेल्डेन ने बोला भैया प्लांट्स डिफरेंट तरह की सेल से बनते हैं, वो आगे चल के टिश्यू बनाता है। ऐसी बात फिर श्वान ने बोली। श्वान ने बोला सिर्फ प्लांट ही नहीं, प्लांट के साथ साथ एनिमल की बॉडी भी सेल से बनती है और उनके प्रोडक्ट से बनती। इन्होंने कहा छोड़ो प्लांट एनिमल के कहां चक्कर में पड़े हो, अगर कोई लिविंग है उसके पास सेल होगी ही होगी, और हो सकता है उसके पास डिफरेंट तरह की सेल हो। उन्होंने क्या बोला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। एक तो उनकी वाली बात जोड़ दी शेल्डेन और श्वान की, और एक बात उन्होंने फाइनल सेल थ्योरी में अपनी जोड़ दी कि सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस सेल कहां से आती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरी थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को दिया शेल्डेन और श्वान ने, उसे मॉडिफाई किया रुडोल्फ वर्च्यू ने। शेल्डेन ने 1838 में काम किया, श्वान ने 1839 में काम किया, और मॉडिफाई रुडोल्फ वर्च्यू ने किया 1855 में। ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी क्या करी, ध्यान से सुनो। कह रहा व्हेन यू लुक अराउंड you see both living and non-living thing, you must have wondered and asked yourself। कह रहा जब दोनों देखते हो लिविंग और नॉन लिविंग को, तो मन में एक प्रश्न उठता है, what is that makes a organism living। किसी को, किसी चीज को, किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कौन बनाता है। और व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट, इनएनिमेट का मतलब हुआ बच्चे नॉन लिविंग, ठीक है, दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव व्हिच ए लिविंग थिंग हैज। इनएनिमेट के पास ऐसा क्या नहीं है जो लिविंग के पास है। तो आंसर क्या है, सेल। The answer to this presence of basic unit of life, the cell in all living organisms, और वो क्या है, सेल। All organisms are composed of cells. Some are composed of single cell called unicellular organisms, and while other like us composed of many cells are called multicellular organisms. जिनके पास एक सेल होती है वो यूनिसेलर, हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे पास बहुत सारी सेल होती है। फिर बाद में दे रखा है कि व्हाट इज सेल, ठीक है नहीं। तो कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या वो एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं लाइफ की एक सेल के दम पे, हाँ करते हैं साहब। Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living। कह रहे हैं कि एक सेल से भी कम होगा, कुछ भी कम हुआ तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। Hence cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism।
फिर वो डिस्कवरी की बात करता है कि एंटनी वॉन लीवेनहॉग फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। बाद में रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। आगे करेंगे द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural detail of the cell। करेंगे जैसे जैसे हम माइक्रोस्कोप को इंप्रूव करते गए हम सेल को और जानने लगे। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोज लिया हम मॉलिक्यूलर लेवल पे सेल को समझ सके। हमने डीएनए को डिस्कवर कर लिया, उसका डबल हेलिक्स मॉडल याद को 1953 में आया था। तो ये बात कौन बोल रहा है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कि इन 1838 मैथियस शेल्डेन, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cell which form the tissue of plant। उन्होंने डिफरेंट तरह की सेल्स को देखा कि बहुत तरह की सेल्स होती हैं प्लांट की और उसी से आगे चल के टिश्यू बनता है। एट अबाउट द सेम टाइम, लगभग सेम टाइम पे थियोडोर शॉन साहब, ठीक है नहीं, लगभग सेम टाइम पे 1839, वो भी एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे साहब, स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। उन्होंने एनिमल सेल के बाहर देखा कि थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है साहब। Hence he also concluded based on his study on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of plant cell। प्लांट सेल के बाहर एक यूनिक कैरेक्टर होता है जिसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis। Schwann ने hypothesis propose की that the bodies of animal and plants are composed of cells and products of cell। वो सेल की बनी होते हैं, उनके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सेंस टिश्यू से, कि सेल आगे चल के टिश्यू बनाता है साहब, ठीक। फिर सेल्डेन और श्वान ने टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, बाद में दोनों ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। दिस थ्योरी हाउएवर, जबकि ये थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, बट ये थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि आखिर नई सेल बनती कैसे है। रुडोल्फ वर्च्यू 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइड्स एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म। सेल्स डिवाइड करती हैं और नई सेल बन जाती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। बाद में ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शेल्डेन एंड श्वान। इन्होंने शेल्डेन और श्वान की हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और उसे दिया एक फाइनल शेप, टू गिव द सेल थ्योरी फाइनल शेप। सेल थ्योरी अंडरस्टूड टुडे, आजकल हम सेल थ्योरी कैसे समझते हैं? एक तो वही पुरानी बात कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, और दूसरी बात ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है। तो ये बात होगी, वही बातें जो मैंने बताई थी वही बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है साहब। चलिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन करके भी दिखा देता हूं। पहला दे रखा है कि सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, सेल थ्योरी को किसने बनाया था? शेल्डेन एंड श्वान, रुडोल्फ वर्च्यू, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। तो आंसर चला जाएगा क्या? रॉबर्ट, शेल्डेन एंड श्वान। शेल्डेन एंड श्वान सेल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। शेल्डेन श्वान की थ्योरी क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी कि सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अरे ये तो बाद में एक्सप्लेन किया था रुडोल्फ वर्च्यू ने। हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, सही बात, नई सेल कैसे बनती है उनको पता ही नहीं था। बॉडीज ऑफ एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, बात तो सही है लेकिन इसे एक्सप्लेन कर दिया था। श्वान ने किस पे स्टडी की थी? एनिमल सेल पे, सही बात। प्लांट सेल पे, सही बात है। तो बोथ हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा साहब, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, यानी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वर प्रपोज्ड बाय। तो ये बात की थी साहब किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। According to cell theory, only plants are made up of cells, only animals are made up of cells, both plant and animals are made up of cells। तो सही बात है, दोनों प्लांट और एनिमल किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। वायरसेस के पास सेल नहीं होती इसीलिए वो लिविंग नहीं होते। तो बच्चों ये थी पूरी की पूरी सेल थ्योरी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अब इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।